हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आर एस ज्ञान संग्रह पर। तो फ्रेंड, आज से हम लोग हिंदी व्याकरण को स्टार्ट करेंगे और आज हमारा हिंदी व्याकरण का पहला वीडियो है, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा हो या इंटर का परीक्षा हो, दोनों के लिए, ठीक है। यानी कि खाली मैट्रिक के लिए नहीं है और सिर्फ इंटर के लिए नहीं है, इसको दोनों स्टूडेंट देख सकते हैं, या मैट्रिक में हो या इंटर में, ठीक है। तो आज से हम लोग हिंदी व्याकरण को स्टार्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि डेली एक एक टॉपिक का वीडियो इस पर अपलोड, ठीक है। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वर्ण विचार, यानी कि जिसको आप लोग वर्ण विचार के नाम से जानते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में इससे कम 7 से 8 नंबर तक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को हम बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीक़ा से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के हम पहला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वर्ण विचार, ठीक है। तो देखिए, आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके सिलेबस को जान लेते हैं कि हमको व्याकरण में किस किस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। तो व्याकरण में जिस जिस भी टॉपिक को पढ़ना है वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए, पहला हमारा सामान्य परिचय, यानी कि व्याकरण से हम लोग परिचित होंगे, ठीक है। दूसरा वर्ण है, तीसरा शब्द है, चौथा संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, काल है। उसके बाद हम देखते हैं काल के बाद क्या है। तो काल के बाद वाक्य है, परिवाची शब्द है, विलोम शब्द है, संधि है, समास है, उपसर्ग और प्रत्यय है। उसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा है, आवेदन पत्र है, निबंध है। उसके बाद हमारा गद्यांश है, ठीक है। क्या है? गद्यांश है। तो अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव में इससे 55 क्वेश्चन आपका व्याकरण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। व्याकरण से कितना नंबर का आता है? तो 55 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इन सारे टॉपिक को मिलाकर, यानी कि व्याकरण से, ठीक है। तो हम पहला टॉपिक का स्टार्ट करने से पहले हम लोग सामान्य परिचय को पढ़ेंगे, यानी कि व्याकरण से हम लोग परिचित होंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से हमारा हेडिंग है सामान्य परिचय, ठीक है। और इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम हिंदी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, हिंदी क्या है? तो हिंदी हमारा एक भाषा है। क्या है? तो भाषा, यानी कि जिसको आप लोग इंग्लिश में लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है कि हिंदी के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद हमारी मातृभाषा क्या है? तो हिंदी है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। अगला, हिंदी हमारी राजभाषा है, यानी कि हमारे देश की भाषा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है जो हिंद से लिया गया है, और हिंद का अर्थ होता है सिंधु नदी की भूमि, ठीक है। और सिंधु जो नदी है वो आपका पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद देखिए, हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा से हुई है, ठीक है। यानी कि सबसे प्राचीन भाषा अगर आपसे पूछे तो हमारा संस्कृत हो जाएगा, और संस्कृत से ही हिंदी भाषा का उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम भाषा देखे थे, तो देखिए भाषा का परिभाषा क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा क्या है, तो भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो खैर, आपसे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा कितना प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला को हम लोग बोलते हैं मौखिक भाषा, दूसरा को हम लोग बोलते हैं लिखित भाषा, और तीसरा को हम लोग बोलते हैं सांकेतिक भाषा, ठीक है। और तीनों का हम बारी बारी करके परिभाषा को जानते हैं। देखिए, पहला मौखिक भाषा है, यानी कि जिस भाषा को बोलकर व्यक्त किया जाता है, यानी कि जिस भाषा को बोलकर व्यक्त किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसको हम लोग रेड कर लेते हैं, ठीक है। जिस भाषा को बोलकर व्यक्त किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो जिस भाषा को लिख कर व्यक्त किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा है सांकेतिक भाषा। क्या है? तो जिस भाषा को हम लोग संकेत या इशारा के द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा है भाषा के बाद हमारा आता है लिपि। लिपि क्या होता है? तो देखिए, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग उस भाषा की लिपि कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि
एक तरफ आपसे कोई भी भाषा का लिपि पूछ सकता है, ठीक है। जैसे देखिए इस तरफ हमारा भाषा है और इस तरफ लिपि है, यानी कि देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में, ठीक है। उसके बाद संस्कृत को किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का अर्थ होता है जो लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, और लिखने के बाद जैसे हम देखिए अगर हम आम लिखे हैं और लिखने के बाद ऊपर जो है एक चिन्ह को दिया जाता है, एक सीधा लकीर खींचा जाता है, इसी लिपि को हम लोग देवनागरी लिपि कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, संस्कृत को देवनागरी, नेपाली को देवनागरी और अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा है पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, और लास्ट हमारा है कि उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए अब हमारा असली व्याकरण स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम इसके सामान्य परिचय को जान गए और यहाँ से हमारा व्याकरण स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम व्याकरण का परिभाषा देखेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखता है, ठीक है। तो व्याकरण क्या है, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सीखता है, ठीक है। जैसे हम लोग मान लीजिए कि हमको राम लिखना है, तो राम ऐसे लिखें तो सही है। अगर हम लोग ऐसे लिख दें, कैसे लिख दें, एक मिनट, ऐसे हम लिख दें ऐसे, तो बताइए ये राम लिखा है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राम कैसे सही होगा, तो राम हमारा ऐसे सही होगा, ठीक है। और ये जो ज्ञान है वो कहाँ से मिलता है, तो व्याकरण से मिलता है, ठीक है। चलिए ये हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम वर्ण विचार है, या आप लोग वर्ण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे में देखिए अ का टुकड़ा नहीं किया जा सकता। आ हर्षई या दीर्घई यानी कि आ ई का कोई भी अक्षर हो, यानी कि स्वर कोई भी हो, ठीक हो। आ ई के सभी अक्षर को स्वर बोला जाता है, ठीक है। आ ई। अगर देखिए क में हलंत लगा हुआ है, ठीक है। क में ऐसे हलंत लगा हुआ है, यानी कि इसको हम लोग क्या टुकड़ा नहीं कर सकते। लेकिन अगर सिर्फ बिना हलंत के पूछे तो ये हमारा वर्ण नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वर्ण जो होता है उसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका टुकड़ा किया जा सकता है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो क में हलंत और प्लस अ, ठीक है। यानी कि क में हलंत लग गया तो इसका हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ अगर क रहे तो ये हमारा वर्ण नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क में अगर हलंत लग जाए तो हमारा खंड या टुकड़ा कर सकते हैं और उसी को हम लोग वर्ण बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट इसका एक और परिभाषा होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। जैसे एक एक मोती को हम लोग मिलाते हैं तो हमारा उसे कहते हैं हम लोग मोती की माला, क्या कहते हैं, मोती की माला, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग एक एक वर्ण को मिला देते हैं तो हमारा वर्ण का माला अर्थात वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, तो हिंदी वर्णमाला की संख्या कितना होता है, तो 52, यानी कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितना होता है, 52 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो दो प्रकार कौन कौन होता है, पहला को हम लोग बोलते हैं स्वर वर्ण और दूसरा को बोलते हैं व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो हम पहला के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है अर्थात किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम लोग स्वर वर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे अ से लेकर के औ तकला हो जाएगा आपका स्वर वर्ण, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए कि स्वर वर्ण की कुल संख्या क्या होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। और जो हमारा लास्ट में वन बच गया अन, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं अनुस्वार, और अह इसे हम लोग बोलते हैं विसर्ग, क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो ये दोनों को हम लोग आयोगवाह के नाम से जानते हैं, किस नाम से, आयोगवाह के नाम से। तो हमारा आयोगवाह की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। चलिए दूसरा था हमारा व्यंजन वर्ण। तो देखिए जिस वर्ण का उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क अगर हमको बोलना है तो क में अ भी आ जाता है, यानी कि अ क्या है, तो स्वर वर्ण है, ठीक है।
तो हम व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है। इसलिए हमारा व्यंजन वर्ण जो है क्या हो जाएगा, क जो है व्यंजन वर्ण हो जाएगा, ख व्यंजन वर्ण हो जाएगा। ठीक है, क से लेकर के पूरा क ख ग जो है व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, चलिए व्यंजन का भी प्रकार होता है। ठीक है, तो देखिए उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे कि उसका कितना प्रकार होता है। तो 3 प्रकार होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण की 3 भेद होते हैं। तो पहला भेद का नाम है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा हमारा है प्लुत स्वर। ठीक है, पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, चलिए अब हम पहला का परिभाषा पढ़ेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। तो जिस स्वर का उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे हम लोग ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए अ, हर्षई और हर्षऊ और री, इसे हम लोग ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितना हो गया, 4। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मूल स्वर के नाम से। ठीक है, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है और ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिस स्वर का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ हो गया, दीर्घई हो गया, दीर्घऊ, ए ऐ ओ औ। ठीक है, तो इसकी संख्या कितना होता है, तो इसका संख्या दीर्घ स्वर का संख्या 7 होता है। ठीक है, 7 होता है। तो दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर की कुल संख्या 7 होती है। कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, और ह्रस्व स्वर की कुल संख्या 4 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। और नेक्स्ट हमारा है कि प्लुत स्वर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जिस स्वर का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर हमको ओम बोलना है, ओम, तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय, सबसे कम समय हमारा ह्रस्व स्वर में लगता है और सबसे अधिक पूछे तो प्लुत स्वर में लगता है। ठीक है, तो आप लोग तीनों स्वर के प्रकार को जान गए कि उच्चारण के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, चलिए तीनों का परिभाषा आप लोग जान गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं व्यंजन के प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। कितना प्रकार, 3 प्रकार। तो पहला प्रकार का नाम है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंत अस्त व्यंजन, तीसरा है उष्ण व्यंजन। ठीक है, तो पहला का हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं कि जिस वर्ण का उच्चारण हमारे मुख के किसी भी भाग के स्पर्श के द्वारा होता है उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे क वर्ग, क वर्ग का मतलब कि क से लेकर के कहाँ तकला, तो क से लेकर के अंगा तकला। ठीक है, और दूसरा देखिए च वर्ग जो है, च से लेकर के कहाँ तकला, तो च से लेकर के इया तकला। ठीक है, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, यानी कि हमारा जो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या जो होता है हमारा 25 होता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तकला, तो क वर्ग से लेकर के प वर्ग तकला। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितना होती है, तो 25 होती है। ठीक है, दूसरा हमारा है अंत अस्त व्यंजन। ठीक है, अंत अस्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो अंत अस्त, लग रहा है कि हम लोग या इसमें बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका ट्रिक होता है, लग रहा है कि या बोलने में आ रहा है तो यहाँ से याद रखिएगा आप लोग या र ल व। ठीक है, तो या र ल और व को अंत अस्त व्यंजन कहते हैं और इसकी संख्या 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उष्ण व्यंजन। तो देखिए उष्ण में क्या आ रहा है, तो सा आ रहा है। ठीक है, मूर्धनी सा आ रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे सा आ रहा है, यानी कि स से स्टार्ट कर देंगे, तलबी सा, मूर्धनी सा, डंटी सा और ह। ठीक है, यानी कि उष्ण व्यंजन की कुल संख्या कितना होता है, तो हमारा 4 ही होता है। ठीक है, व्यंजन की कुल संख्या कितना हो गया, तो देखिए व्यंजन की कुल संख्या 25 हमारा स्पर्श हो गया, 4 हमारा हो गया अंतःस्थ व्यंजन और 4 हमारा उष्ण व्यंजन, अर्थात व्यंजन की कुल संख्या 33 और अगर स्वर की कुल संख्या पूछे तो हमारा 11 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते
आगे हम लोग उच्चारण स्थान के बारे में पहचानने का ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। उच्चारण स्थान के बारे में हम लोग जानेंगे कि उच्चारण स्थान को कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम लोग जानते हैं कि मुख के जिस भाग से हम लोग वर्णों या ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उस स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं, ठीक है। और उच्चारण स्थान की कुल संख्या कितना होता है, तो 5 होता है, ठीक है। और पाँचों को याद करने का बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। पहचानने का ट्रिक क्या है, तो KTM2 यानी कि DO, ठीक है। KTM2 देखिए, के से हमारा कंठ हो गया, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ हो गया, ठीक है। तो इसका ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है, KTM2, ठीक है। और देखिए अब हम उच्चारण स्थान को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए आपको हम उच्चारण स्थान बिल्कुल हंसी मजाक में सिखा देंगे, बिल्कुल हंसते हंसते आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, और कभी नहीं भूलिएगा। तो देखिए अभी हम लोग इतना पर ही फोकस सबसे पहले करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इतना के बारे में जानते हैं, यानी कि क वर्ग को किससे बोला जाता है, च वर्ग को किससे, ट वर्ग को किससे, और त वर्ग को किससे, और प वर्ग को किससे बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए क वर्ग का अर्थ होता है क से अंगा तकला, च वर्ग च से इया, ट वर्ग त से टवर्गीना, त वर्ग त से न, और प वर्ग प से म तकला होता है, ठीक है। तो देखिए पहला का ट्रिक हमारा क्या बोले थे, शुरू में हम बोले थे कि KTM2, ठीक है। तो लाइन से आप लोग सरिया दीजिए, KTM2 यानी कि D और O, ठीक है। तो के से हमारा क्या हो गया, तो कंठ हो गया, टी से तालु, एम से मूर्धा, दी से दंत और ओ से ओष्ठ हो गया, ठीक है। यानी क वर्ग को हम लोग के यानी कि कंठ से बोलेंगे, च वर्ग को यानी कि टी यानी कि तालु से बोलेंगे, अगला है ट वर्ग को हम लोग एम यानी कि मूर्धा से बोलेंगे, अगला हमारा है त वर्ग को डी यानी कि दंत से बोलेंगे, अगला हमारा है प वर्ग को ओ यानी कि ओष्ठ से बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। आगे की बात करते हैं, हम लोग इसको याद करने का ट्रिक देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको एक फ़नी हम ट्रिक बताते हैं, क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका एक लड़का है, ठीक है। एक लड़का का नाम है करुआ, क्या नाम है, करुआ नाम है, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये लड़का है करुआ, और करुआ जो क्या करता है, इनके एक दादा हैं, ठीक है। दादा है, और दादा का क्या करता है कि जो कंठ होता है, क्या होता है, तो कंठ होता है उसको ही फोड़ देता है। कौन फोड़ देता है, करुआ। तो करुआ जो है बहुत बदमाश लड़का होता है, और बदमाश लड़का को हम लोग लंठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंठ। तो करुआ है जो लंठ है, और फोड़ देता है अपने बाबा का कंठ, ठीक है। तो बाबा आ करने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, तो आ और ह करने लगते हैं, ठीक है। तो आ करने लगते हैं। तो देखिए कंठ फोड़ दिया था, यानी कि कंठ से हम लोग बोलेंगे आ और ह को, ठीक है। कैसा लगा आप लोग इस ट्रिक के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला वाला में आ गया, तो दूसरा वाला में हमारा ई आ जाएगा, ठीक है। और ऊ जो है हमारा बोलने से ही पता चल जा रहा है कि हम ओठ से बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ऊ जो है ओठ वाला में चल जाएगा, ठीक है। तो आ और हर्षई दीर्घई हो गया, और हर्षऊ और दीर्घऊ को आप लोग पहचानने का ट्रिक जान गए, ठीक है। और उसके बाद देखिए तालू से हम लोग बोलेंगे तलाबी सा, मूर्धा से हम लोग बोलेंगे मूर्धनी सा, और दांत से हम लोग बोलेंगे डंटी सा, ठीक है। यहाँ तक भी आपका क्लियर हो गया। तालू से तलाबी सा, मूर्धा से मूर्धनी सा, और दांत से दंती सा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो पहला वाला को छोड़ देंगे, ठीक है। पहला को हम लोग छोड़ देंगे, उसके बाद दूसरा से स्टार्ट करेंगे या रा, और रा के साथ री भी लिख देंगे, ठीक है। या रा और ला, ठीक है। पहला को छोड़ देंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे या रा और ला, ठीक है। तो देखिए या किससे बोलेंगे, तालू से, और रा किससे बोलेंगे, रा और री किससे, एम यानी कि मूर्धा से, और ला किससे बोलेंगे, तो दंत डी यानी कि दंत से, ठीक है। तो आप लोग का इतना जो है क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पंचमाक्षर वर्ण को नासिका यानी कि नाक से बोला जाता है, किससे, नाक से, ठीक है। और पंचमा अक्षर को ही पंचमाक्षर कहा जाता है, ठीक है। जैसे कखा कखा हम लोग बोलते हैं, तो पहला में पंचमा अक्षर क वर्ग में अंगा आता है, उसके बाद इया आता है च वर्ग में, उसके बाद ट वर्ग में टवर्गी ना आता है पंचमा अक्षर, त वर्ग में ना आता है, और प वर्ग में हमारा म आता है, ठीक है। तो ये सारा जो है पंचमाक्षर
जो भी होता है उसको हम लोग नासिका यानी कि नाक से बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपका ऑप्शन में इसके अनुसार अगर नासिका दिया हुआ रहे तो आप लोग नासिका मारेंगे, लेकिन ज़्यादातर इसी के अनुसार ही आपका ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अगर अंगा आपसे पूछे तो आप लोग कंठ से मारिएगा, इया पूछे तो तालु से, टवर्गी ना मूर्धा से, ना हो जाएगा दंत से, और म हमारा हो जाएगा ओष्ठ से। ठीक है, अगर ऑप्शन में नासिका मिले तभी आप लोग नासिका मारिएगा। ठीक है, तो आप लोग का ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला है। ठीक है, पर आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो अनुस्वार जिसको आप लोग अन बोलते हैं। ठीक है, और विसर्ग यानी कि जिसको आप लोग अह बोलते हैं। ठीक है, तो अनुस्वार और विसर्ग को भी नासिका यानी कि नाक से बोला जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना होता है, तो 4। ठीक है, संयुक्त व्यंजन के बारे में जानते, जो व्यंजन जो होता है जो 2 वर्ण से मिलकर के बना होता है उसी को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला का नाम छ है, पहला छ है, दूसरा त्रा है, अगला है गिया और नेक्स्ट है हमारा सरा। ठीक है, छ त्रा गिया और सरा। ठीक है, तो छ किन 2 वर्णों से मिलकर के बना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क प्लस मूर्धनी स। ठीक है, क प्लस मूर्धनी स से हमारा छ बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा त्रा किससे बनता है, तो त और प्लस र से हमारा त्रा बनता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि गिया किससे बनता है, तो जा और प्लस इया से हम लोग का गिया बनता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि स्रा किस किस वर्णों से मिलकर के बना होता है, तो तलवी सा और प्लस र से मिलकर के बना होता है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि द्विगुण वर्ण की संख्या 2 होता है। ठीक है, द्विगुण वर्ण किसे कहते हैं, तो देखिए ड लिख कर के नीचे बूंदा ऐसे दे दीजिए गोल इसी को, और एक और हमारा होता है ढ लिख करके यहाँ पर एक बूंदा दे देते हैं, इसी को हम लोग द्विगुण वर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये हमारा अलग होता है, और ये जो अंगा आता है क ख ग घ अंगा ये अलग होता है। ठीक है, जैसे हम लोग पेड़ लिखते हैं तो पेड़ में हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं, नीचे वाला बूंदा देते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग का क्लियर हो गया कि द्विगुण वर्ण की संख्या कितना होता है। ठीक है, और जैसा कि आप लोग को हम ऊपर ही बताए थे कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होता है। ठीक है, तो 52 कौन कौन होता है आप लोग को यहाँ पर हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए पहला स्वर की संख्या 11 हो जाता है। ठीक है, दूसरा व्यंजन का कुल संख्या 33। कैसे 33 हो गया, देखिए 25 हमारा स्पर्श हो गया, और 4 हमारा क्या हो गया, तो हमारा अंतयस्थ, और 4 हमारा क्या हो गया, तो उष्ण हो गया। ठीक है, 25 हमारा स्पर्श हो गया, 4 हमारा अंतयस्थ हो गया, और 4 हमारा उष्ण व्यंजन हो गया। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के 25 व्यंजन हो गया। उसके बाद आयोगवाह 2 हो गया, अन और अह। उसके बाद द्विगुण वर्ण हो गया 2, और हमारा संयुक्त जो वर्ण हो गया वो हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और सभी को आप लोग ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 52 यानी कि 52 वर्ण। ठीक है, तो हमारा बताइए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितना होता है, तो 52 यानी कि 52 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग और भी जानते हैं, बस 5 मिनट और आप लोग वेट कर लीजिए, 5 मिनट में आपका सारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है कि श्वास वायु की मात्रा के आधार पर हम लोग वर्ण को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर हम लोग वर्ण को 2 भाग में बांटे हैं। ठीक है, पहला को हम लोग बोलते हैं अल्प प्राण, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं महाप्राण। क्या बोलते हैं, तो दूसरा को हम लोग बोलते हैं महाप्राण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अल्प प्राण के बारे में जानेंगे कि अल्प प्राण किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जिस वर्ण का उच्चारण करने में कम वायु का आवश्यकता होता है उसे हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये जो घिसा पीटा जो है परिभाषा आपको नहीं याद रखना है, हमारा आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, तो किसी भी वर्ण का पहला तीसरा अल्प प्राण यानी कि 1 3 5 याद रखिएगा। ठीक है, अल्प प्राण यानी कि 1 3 5 यानी किसी भी वर्ण का पहला तीसरा और 5वां वर्ण को अल्प प्राण कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में क हो गया, जैसे क वर्ग में क्या क्या आता है, तो क आता है, उसके बाद ख आता है, उसके बाद ग आता है, उसके बाद घ आता है, उसके बाद अंगा आता है। ठीक है, लेकिन अल्प प्राण जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, तो पहला तीसरा और 5वां। ठीक है, तो देखिए क ग अंगा हो गया, च हो गया, ज हो गया, इया हो गया, ट हो गया, ड हो गया, टवर्गी न हो गया, त हो गया, द हो गया, न हो गया, प हो गया, और व हो गया, और हमारा म हो गया। ठीक है, और जो 2 हमारा बच गया दूसरा और 5वां बच गया, दूसरा और केमा बच गया, तो दूसरा और चौथा बच गया, सॉरी दूसरा और चौथा यानी 2 और 4, दूसरा और चौथा वर्ण जो बच गया उसी को हम लोग महाप्राण बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए
जिस वर्ण का उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, अधिक वायु की आवश्यकता होता है, उसे हम लोग महाप्राण कहते हैं। ठीक है, और आपको ये जो परिभाषा है आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, आपको क्या रखना है, तो मेरा शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो सभी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण को हम लोग महाप्राण कहते हैं। ठीक है, अल्प प्राण यानी कि 1, 3, 5 और महाप्राण यानी कि 2 और 4। ठीक है, तो देखिए दूसरा वर्ण क्या होता है, तो ख होता है और घ होता है। ठीक है, और देखिए च वर्ग में दूसरा क्या होता है, छ होता है और झ होता है, और ट वर्ग में क्या होता है, दूसरा ठ होता है और चौथा हमारा ढ हो गया। ठीक है, तो आप लोग को अल्प प्राण और महाप्राण भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग अल्प प्राण और महाप्राण से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, यह हम आशा रखते हैं आप लोगों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर वर्ण का 2 भेद होता है। ठीक है, कंपन के आधार पर वर्ण का कितना भेद होता है, तो 2 भेद होता है। ठीक है, 2 भेद कौन कौन होता है, तो पहला को हम लोग बोलते हैं अघोष, क्या बोलते हैं, अघोष वर्ण, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं घोष, या इसका दूसरा नाम होता है सघोष। क्या होता है, तो सघोष होता है। ठीक है, पहला वर्ण को हम लोग बोलते हैं अघोष और दूसरा को बोलते हैं घोष, यानी कि इसको हम लोग दूसरा नाम होता है सघोष। ठीक है, तो देखिए घोष और अघोष को कैसे पहचानेंगे, तो देखिए जो हम लोग कवर्ग लिखते हैं या जो भी लिखते हैं, हमारा 5 गो वर्ग होता है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग और पवर्ग। ठीक है, तो इसमें से हमारा शुरुआती का जो 3 गो होता है, जो हमारा 3 होता है, शुरुआती का 3 वर्ण जो होता है उसे हम लोग अवघोष के नाम से जानते हैं। किस नाम से, तो अघोष के नाम से जानते हैं, और जो तो हमारा लास्ट का 2 बच गया उसे हम लोग घोष के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अघोष में कौन कौन आ जाएगा, तो 1, 2 और तीसरा वर्ण। ठीक है, और घोष में क्या आ जाएगा, तो चौथा और 5वां वर्ण हमारा घोष में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखिए, तो देखिए आप लोगों का जो है वर्ण विचार समाप्त हो गया। क्या हो गया, तो समाप्त हो गया। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। ठीक है, 1 पेज का या आधा पेज का एक शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, और मात्र आपको एग्जाम पॉइंट से इतना ही आप लोग अच्छे से याद जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट नोट्स में हम लोग क्या लिखेंगे, उसी में 1 पेज में आप लोग इसको शॉर्टकट में सारा बात को, सारा जो इम्पोर्टेंट इसमें था उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, 1 पेज में। ठीक है, देखिए शॉर्ट नोट्स में आपको क्या लिखना है, सबसे पहला पॉइंट है कि वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन, तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, उसके बाद देखिए स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होता है और व्यंजन की कुल संख्या हमारा 33 होता है। ठीक है, अगला है संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या हमारा 4 होता है। अगला है अनुस्वार की संख्या 2 होता है। तो अनुस्वार किसे कहते हैं, तो अन और अह को। ठीक है, अनुस्वार की कुल संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आयोगवाह की कुल संख्या कितना होता है, तो आयोगवाह की कुल संख्या हमारा 2 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें अनुस्वार नहीं होगा। ठीक है, नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सही। ठीक है, आयोगवाह की कुल संख्या 2 होता है, और आयोगवाह किसे बोलते हैं, तो अन और अह को आयोगवाह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द्विगुण वर्ण की संख्या 2 होता है। हम आपको अभी बताएं कि ढ के नीचे बूंदा दे देना है और ढ के नीचे। ठीक है, द और ढ के नीचे बूंदा दे देंगे, और इसी को हम लोग द्विगुण वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा है अल्प प्राण पहचानने का ट्रिक 1, 3, 5, यानी पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। अगला है महाप्राण पहचानने का ट्रिक 2 और 4, यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अघोष पहचानने का ट्रिक। नेक्स्ट हमारा है अघोष पहचानने का ट्रिक क्या था, तो पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा घोष पहचानने का ट्रिक क्या था, तो चौथा और 5वां वर्ण। ठीक है, और देखिए लास्ट हमारा है अनुनासिक वर्ण की कुल संख्या क्या होता है, तो 5 होता है। कौन कौन होता है, तो आपको बता दें कि अंगा होता है, इया होता है, टवर्गी न होता है, और न होता है, और म होता है। ठीक है, यही हमारा अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, तो अनुनासिक वर्ण का कुल संख्या कितना होता है, तो 5 होता है। ठीक है, तो आपका जो पहला टॉपिक था वर्ण विचार, जो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका अगला टॉपिक यानी सारा टॉपिक को ऐसा ही करके आपको हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में आपको हम बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से लिखा हुआ रहेगा परिभाषा, यानी कि नोट्स आपका बनाया हुआ रहेगा, और इसी में से आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, और इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को भी कल लाएंगे। ठीक है, और प्रयास करेंगे कि हम डेली एक एक वीडियो अपलोड कर पाएँ, लेकिन टाइम के अभाव से नहीं हो पाता है भाई। ठीक है, तो प्रयास हम करेंगे कि हो जाए, बट देखिए आगे क्या होता है। ठीक है,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और इसी प्रकार से हम लोग सारे हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक को बिल्कुल ईजिली तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद।